नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर जंतुओं और पादप में परिवहन। तो हम इसमें ये देखेंगे तो जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उनके पास ले जाने वाले, मतलब जैसे परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला। तो हम ये देखेंगे जो हमारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी की कोशिकाएँ हैं, उन तक जो पहुँचाने वाला भोजन और ऑक्सीजन को कौन ऐसा हमारे बॉडी का अंग है जो ले जाता है। पौधों में भी देखेंगे और जंतुओं में भी देखेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र क्या होता है, और सबसे अच्छी बात है इसमें हम लोग डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि डायलिसिस क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। हम लोग हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, सब देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हैं इसको। आप जानते हैं कि क्या लिखा है, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से बाहर निकाला जा सके। ठीक। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव है? क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? जैसा कि चित्र 7.1 में देखिए आप। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से क्या लिखा है, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। परिसंचरण तंत्र मतलब वैस्कुलर सिस्टम। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र अर्थात वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में हम पढ़ेंगे आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक इसका रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। देखिए क्या कह रहा है ये, इस टॉपिक को देखिए जरा। जो हमारा ब्लड है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में। तो हमने क्या बताया था, जो भोजन होता है, भोजन को जब हम खाते हैं और खाते खाते जो हमारा बॉडी है छोटी आंत, जिसमें छोटी आंत में जब हमारा भोजन चला जाता है, ग्लूकोज का टुकड़ा, छोटा पीस ग्लूकोज का चला जाता है, उसको जो होता है एल्वेलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में, वहाँ पे छोटी छोटी जो होते हैं ब्लड कैपिलरी होती हैं, ब्लड में उसको छोड़ दिया जाता है। और ब्लड जो है हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में ब्लड क्या करता है, ले जाता है। ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन को भी ले जाता है। हमारी सेल्स जो होती हैं, जो बॉडी की कोशिका होती है, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड उसको ले आता है लंग्स तक। और फिर लंग्स से हम लोग ऑक्सीजन, जब हम लोग बाहर एक्सपायरेशन करते हैं तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और जैसे फिर हम लोग सांस लेते हैं इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन हम लोग करते हैं अंतः श्वसन,
तो फिर ऑक्सीजन जाता है हमारे लंग्स में, लंग्स से उसको कहाँ कर दिया जाता है, हार्ट में। हार्ट से जब पंप होता है तो वही ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल में ले जाता है, और यही क्रिया बार बार चलती रहती है। तो वही लिखा है इसमें भी। अब देखते हैं रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, देखते हैं किस प्रकार ले जाता है। क्या लिखा है, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, देखते हैं रक्त में एक प्रकार की कोशिका क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के ही वजह से आपको मैं बता दूं, जो रक्त होता है उसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। और जो लाल रंग की कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होता है उसमें एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, मैं आपको बताऊं, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन के 4 मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल आयरन के प्रत्येक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को ले जाता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक। तो वही लिखा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके अर्थात जोड़ करके सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन रहेगी ही नहीं तो ऑक्सीजन को संयुक्त करके कहाँ ले जाएगा, ठीक। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, देखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या, जो आरबीसी होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये क्या करती है, ये उन कीटाणुओं या रोगाणुओं से लड़ती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहाना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। अब देखते हैं ब्लड कैपिलरी, क्या लिखा है, रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय अर्थात इंस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिरा। अब देखते हैं धमनियां क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो धमनिया के द्वारा जाती है और प्रत्येक कोशिकाओं से होते हुए जाएगी। और जो कोशिका में जब पहुंचेगी तो वहाँ ऑक्सीजन को क्या करेगी, कोशिका को दे देगी, और कोशिका क्या करेगा, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, ठीक। तो वहाँ एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला फिर कोशिका उसको ब्लड में क्या करती है, डाल देती है। और ब्लड से जो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन कोशिका जला दी, बना कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में आ गया। अब जो उस
कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित ब्लड को जो लेकर आएगी आर्टरी, उसको क्या बोलेंगे, शिरा। ठीक, धमनियाँ क्या करी, ऑक्सीजनेटेड को ले गई, उधर से कार्बन डाई उपस्थित ब्लड को क्या कौन सी ले आ रही है, शिरा ले आ रही है। अब देखते क्या लिखा है, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए अब हम धमनियों से रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अपने दाहिने अर्थात दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं वाम कलाई के भीतरी क्या लिखा है, भीतरी भाग पर रखिए, जैसा कि चित्र 7.2 में दिखाया गया है। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। क्या लिखा है, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। वे रक्तवाहिनियां, अब देखिए क्या लिखा है, वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। डायग्राम देखते हैं 7.3 परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ये देखते हैं, ये धमनियों में क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, ठीक, और ये इसमें आया, धमनी में आया, धमनियों में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, शिरा में छोड़ दिया, और शिरा क्या है, इसको फिर हार्ट में ले गया। हार्ट क्या कर दिया, पंप करके तुरंत फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में भेज दिया, और जब आप सांस एक्सपायरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। चित्र 7.3 को देखिए। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं में क्या लिखा है, केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अब हृदय के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं हृदय क्या है। हृदय वह अंग है, क्या लिखा है, हृदय अर्थात हार्ट वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, आप सोएंगे भी तब भी यह धड़कता रहता है, मतलब पूरा जीवन पर्यंत यह अपना काम करता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हार्ट के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा हमने बताया था पिछले चैप्टर में, जो चेस्ट वाला पार्ट होता है उसको वक्ष कहते हैं, और इसके नीचे का जो भाग होता है अंदर चेस्ट के नीचे, उसको गुहा बोलेंगे, तो इसको क्या हो जाए, वक्ष गुहा, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। क्या लिखा, अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप अर्थात साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए
ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा है। क्या है? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलिंद। और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। तो जो ऊपर वाले अलिंद होते हैं वो दायां अलिंद और बायां अलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं वो दायां निलय और बायां निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हैं। चित्र 7.3 हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये देखिए, यह है चित्र 7.3, इसको हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते क्या लिखा है। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है? तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय में फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप करता है। अब देखते हैं हृदय स्पंद अर्थात हार्ट बीट के बारे में। हम देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट। हृदय के कक्ष की भित्तियां। क्या लिखा है? हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांत करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांत दोनों मिलकर हृदय स्पंद अर्थात हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन अर्थात धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप, ये देखिए, ये डॉक्टर साहब लिए हैं स्टेथोस्कोप। क्या लिखा है? हृदय स्पंद मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि में आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पे 2 ईयर पीस रीतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। अब हम स्टेथोस्कोप बनाते हैं। आइए, 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी को कस कर लगाइए। कीप के मुंह पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 7.5b में दिखाया गया है। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे। क्या लिखा? अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? इसमें हम ये देखेंगे कि जो जल होता है जड़ों के द्वारा, क्या लिखा है कि जो जल होता है और पोषक तत्व जो होते हैं जड़ों के माध्यम से होते हुए पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक, यही देखते हैं। पौधों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। कैसी होती है? पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम अर्थात दारू कहते हैं। जाइलम, क्या लिखा?
जाइलम चैनलों अर्थात नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। देखिए जाइलम जो होता है, एक हम ऐसे बता देते हैं, जो जाइलम होता है वो किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। अर्थात जड़ से जो पत्तियों तक जल जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? जाइलम के द्वारा। ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, बस इतना समझ लीजिए। ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल। अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट जो मटेरियल होता है, जिससे जो पोषक तत्व होता है, जिसे न्यूट्रिशन जो होता है पौधों को, वो किससे मिलता है? फ्लोएम से। ठीक, तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। फ फॉर फ्लोएम और फूड। ठीक, फूड मतलब भोजन। तो हम देखते क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं? भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम, क्या लिखा है? इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जाइलम दिखाया गया है। ये हो गया आपका मूल रोम। अब देखते हैं क्रियाकलाप 7.3 में क्या दिया गया है। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शासकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए वाल्सम, व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें। इसमें हम ये देखेंगे कि जो जड़ होता है वो जड़ से पत्तियों तक जो भी मटेरियल होता है, जल या न्यूट्रिएंट मटेरियल, वो कैसे जाता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर क्रियाकलाप कर रहे हैं और उसको हम देखते हैं। क्या है? गिलास को 1/3 पानी से भरे, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाखी पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 7.8 में दिखाया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद क्या दिखाता है? क्या शाखी पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग दिखाई देता है? टहनी को अनपुरस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए, जैसा कि चित्र 7.8 ब और स में दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन। क्या लिखा है? वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप, क्या लिखा है? पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की, क्या लिखा है? पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकरण, क्या लिखा है? चूषण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रा से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता होती है। मैं बताऊं, जब आप ठंड का मौसम होता है या जब सुबह का टाइम आप देखते हैं तो घास पे आप देखिएगा, घास का जो ऊपरी सिरा होता है, पत्ती का ऊपरी सिरा होता है, वहाँ पर जल की हल्की हल्की बूंदें होती है, छोटी छोटी। वह क्रिया किसको दिखाता है? वाष्पोत्सर्जन को दिखाता है। किसको दिखाता है? वाष्पोत्सर्जन को। अब देखते हैं प्रमुख शब्द है जो हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। धमनी, रक्त वाहिनियाँ, कोशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस या अपोहन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, गुर्दा, फ्लोएम, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, स्वेद, ऊतक, मूत्रवाहिनी जिसको हम बोल लेते यूरेटर, मूत्रमार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, सिरा,
श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको क्या बोलते हैं, WBC, जाइलम। ठीक, अब देखते हैं कि आपने क्या सीखा अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, तो उससे आपने क्या सीखा। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाण अर्थात प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों में क्या लिखा है, शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 गुर्दे अर्थात 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनियां, इनको क्या बोलेंगे, यूरेटर, 1 मूत्राशय, इसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। क्या लिखा है, पादप मूलों द्वारा अर्थात पादप जड़ों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों अर्थात स्टोमेटा से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए क्या है, रंध्र, स्टोमेटा से हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन होता है, ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। ठीक, जाइलम से किसका संवहन होता है, मैंने बताया था ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, तो जल का परिवहन होगा। ठीक, मूल रोम जड़, जड़ क्या होगा, जल का क्या करेगा, अवशोषण। कहाँ लिखा है, जल का अवशोषण। फ्लोएम जो होता है ये भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय से क्या लिखा है, हृदय से रक्त का शरीर सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ख देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख, दूसरे का ख, हीमोग्लोबिन। क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। किसमें, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक, धमनियां और शिराएं, क्या लिखा है, धमनियां और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। क्या लिखा है, धमनियां और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। हृदय का लयबद्ध विस्तार, क्या लिखा है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, दिल की धड़कन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ट बीट। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हार्ट बीट। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है, यूरिया। पसीने में जल और लवण होता है।
ब्रक अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालने से जिसे हम यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र। क्या कहते हैं? मूत्र अर्थात यूरिन कहते हैं। अगला देखते हैं। वृक्षों में क्या लिखा है? वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूसक अभिकर्षण बल सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क, पादपों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ख हम आपको देते हैं, ये आप खुद करके कमेंट, इसको मतलब सॉल्व करके आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए जो भी टॉपिक है इसमें कुछ कमी हो, उसको भी आप बताइए, जिसको हम अच्छे से अच्छे बेहतर रूप से आपको हम बता सके और इसको हम और भी बढ़िया पढ़ा सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।